आप सभी के बोर्ड शुरू हो चुके हैं एंड आप में से जितने भी बच्चे हैं, फिर चाहे वो आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो या 10th बोर्ड के हो, 12th बोर्ड के हो, आप सभी अलग अलग सिचुएशन में हो। अभी किसी का हो सकता है पूरा सिलेबस कंप्लीटेड हो, रिवीजन बचा रह गया है, किसी का आधा सिलेबस कंप्लीटेड हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कुछ भी कंप्लीटेड नहीं है, उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू भी नहीं किया, हालांकि इंग्लिश का एग्जाम उन्होंने दे दिया है। तो ये जो वीडियो है दिस इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस वीडियो में बात करूंगा एक बहुत अहम चीज के बारे में। सीबीएसई की एक बड़ी खास बात है कि वो ना जितने भी आपके मेन एग्जाम होते हैं उनके बीच गैप ठीक ठाक देता है। 4 से 5 दिनों का गैप तो आपको मिलता है हर एक मेन सब्जेक्ट के बीच। और आपके उन सब्जेक्ट में नंबर कैसे आ रहे होंगे वो इस बात पे बहुत हद तक डिपेंडेंट होते हैं कि आपने उन गैप डेज में कैसी प्रिपरेशन की है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द स्ट्रैटेजी कि कैसे हमें इन गैप डेज में प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि हम इस पूरे 4-5 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सके। फिर चाहे हम क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, इस वीडियो की जो स्ट्रैटेजीज है, जो टिप्स हैं, वो सभी के लिए कारगर साबित होंगी। सो हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टिप नंबर 1। तो जो सबसे पहला टिप है दैट इज टू प्रिपेयर द टास्क शीट। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो अगर आपके पास गोल है कि हमें गैप डेज में प्रिपरेशन करनी है और कोई टास्क शीट नहीं है, तो आप ऐसे अंधे की तरह ही चल रहे हो। आप फिर प्रोक्रास्टिनेट करोगे, सोचोगे लास्ट के 2 दिनों में सब कुछ कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको एक टास्क शीट बनानी है। एक छोटा सा टेम्पलेट मैंने तैयार किया खुद से मेहनत करके, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप इसकी एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। इसका ऐसी ही टास्क शीट आप कॉपी पे भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो खुद का एक्सेल भी बना सकते हो इसी में एडिट करके। आपको सबसे पहले क्या करना है, डेट लिखना है या डे लिखना है। और ये जो टास्क शीट आप बनाओगे, ऐसा नहीं कि आपने पूरे आने वाले 28-30 दिनों का टास्क शीट तैयार कर दिया। ये एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच जो गैप मिलता है आपको, 4, 5, 6, 8 दिनों का, जितने भी दिनों का है, उसके दौरान आप उसके बीच के पीरियड का ये टास्क शीट होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, आप हो सकता है डेट भी मेंशन कर सकते हो। और इस बीच आपको अपने दिन में 3 चीजें करनी होती है। सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट कवर करना होता है। आपकी जिस भी सब्जेक्ट का कुछ भी पोर्शन बचा हुआ है उसको कवर करना बहुत जरूरी है। आपको मॉक्स लगाना ही लगाना है। कहते हैं कि मॉक्स डेली लगाओ, क्योंकि अगर मॉक्स डेली लगाओगे तो फिर प्रैक्टिस बढ़ेगी, टाइम पे हमारा कंट्रोल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एक रिदम बनेगा ताकि हम एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और रिवाइज भी करना है डेली, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना। आप ऐसा नहीं है कि उस 7 दिनों में केवल उन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी करो जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, उसके बाद भी तो फिर आपको एग्जाम देने हैं। सो ये जो आपके पास टास्क शीट है, इसमें आप कौन से टॉपिक करोगे, किस सब्जेक्ट का मॉक लगाओगे, किस किस सब्जेक्ट के रिवीजन करोगे, वो कैसे करोगे वो आप समझ लो। दैट इज सब्जेक्टिव, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो अलग है। किसी का पूरा सिलेबस हुआ है, किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने आधा अधूरा करके छोड़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है दैट इज टू कंप्लीट द थ्योरी। आपके जिन जिन सब्जेक्ट के थ्योरीज बचे हुए हैं, जो भी पोर्शन बचे हुए हैं, आपको मेंशन करना है डेली के हिसाब से टास्क शीट में, ठीक है, कि मैं आज ये करूंगा। एक यहाँ पे आप चेक बॉक्स लगा दोगे कि मैंने किया या नहीं किया, आप उसको मार्क कर पाओ, ठीक है। जैसे हिस्ट्री में मैंने सूफीज़म आज कवर करना है, पोल साइंस में ग्लोबलाइजेशन करना है, एलपीजी करना है, इको में नेशनलिज्म करना है, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रीम एंड द सब्जेक्ट। इसमें प्रायोरिटी रखना उस एग्जाम को जो सबसे अपकमिंग है आपका। अगर उसका थ्योरी पोर्शन बचा हुआ तो सबसे पहले हमें उसके थ्योरी को कवर करना है, उसके बाद वाले एग्जाम के थ्योरी पे हम लोग जाएंगे। मॉक्स आपको ऑल्टरनेट डेज पे अपकमिंग एग्जाम के लगाने ही लगाने हैं। जैसे हमारा जो अभी नेक्स्ट एग्जाम है वो ज्योग्राफी का होने वाला है, तो हर एक ऑल्टरनेट डेज में मैं एक ज्योग्राफी का मॉक दूंगा, और बीच के दिनों में उसके बाद जो एग्जाम है उसका मॉक दूंगा। एक दिन में आप एक ही मॉक दे सकते हो और एक ही देना। रिवीजन आपको कमोबेश लगभग जो आपके तीनों सब्जेक्ट है, जो भी आपने पढ़ा है पिछले 2-3 दिनों में, उसको समराइज करके रिवाइज कर लेना। कैसे करना है वो भी आपको आगे बताऊंगा। यू कैन यूज द नोट्स, यू कैन यूज वन शॉट को आप 2x पे देख सकते हो। नोट्स अगर आपने खुद के बनाया तो उससे रिवाइज कर सकते हो, दूसरे के नोट से या हमारे नोट से आप रिवाइज कर सकते हो। सो दिस इज द टास्क शीट यू शुड प्रिपेयर योर ओन, या तो आप हमारे एक्सेल में ही एडिट कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लॉट वाइज पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन पढ़ाई कर पाओगे। आपको 3 स्लॉट तैयार करने हैं। सबसे पहला एक मॉर्निंग स्लॉट, जिसमें आप थ्योरीज कवर करोगे। मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है वो भी 7 बजे से पहले आप पढ़ने बैठ जाते हो, तो आपके पास ना 2-3 घंटे बचते हैं, क्योंकि आपको फिर डे स्लॉट में 10:30 बजे के बाद मौका लगाना है। तो कम से कम आपका जो मॉर्निंग स्लॉट है वो 9, 9:30 पे खत्म होना चाहिए, तभी तो आपके पास एक आधा घंटा बचेगा रिफ्रेश होकर वापस से मॉक देने के लिए। सो ट्राई टू स्टार्ट द मॉर्निंग स्लॉट एज अर्ली एज पॉसिबल। आइडियल टाइमिंग है वो तो 5 बजे है। आप अगर 4 बजे शुरू करते हो और बढ़िया है, 6 बजे भी करते हो तो ठीक है, बट 6 के बाद मत शुरू करना, क्योंकि उसके बाद हसल बसल शुरू हो जाता है, पूरा शहर उठ जाता है, जो फोकस आपका है वो फिर वैसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो आपका डे स्लॉट है दैट इज रिजर्व्ड फॉर द मॉक्स ओनली। आप मॉक्स लगाएं,
या तो सैम्पल पेपर लगाए। सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है वो तो एक बार लगा ही लेना सारे, क्योंकि उससे बहुत सारे सवाल टकराते हैं। पिछले सालों के भी सैम्पल पेपर लगाओ, अगर एग्जाम पैटर्न सेम है तो पिछले सालों के भी सैम्पल पेपर लगाओ, वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। डे स्लॉट में हमें मॉक लगाना है, ऑल्टरनेट डेज पे हमें उस सब्जेक्ट का मॉक लगाना है जिसका एग्जाम अपकमिंग है। फिर उसके बाद जो एग्जाम्स है उसके हमें बीच में, जैसे मंडे को हमने लगा दिया अपकमिंग एग्जाम आ रहा है ज्योग्राफी है, तो मंडे को हमने जियो का मॉक लगा दिया। फिर ट्यूसडे को हमने ज्योग्राफी के बाद मेरा इको का एग्जाम है तो इको का लगा दिया। फिर जो वेडनेसडे उस दिन फिर हमने जियो का लगाया। और उसके बाद जो थर्सडे आता है, अगर उस दिन भी हमारे पास गैप है तो उसके बाद हमारा जियो के बाद इको, इको के बाद कौन सा एग्जाम है, हिस्ट्री है। तो हम इस तरीके से आने वाले 2-3 एग्जाम को ना एक साथ रिदम में तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा फोकस यही कि गैप डेज में कैसे मैं हर एग्जाम की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर पाऊँ, ताकि अगर एग्जाम आता है तो अचानक से प्रेशर ना पड़े। इवनिंग में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो जो आपका टाइम होता है शाम का उसको आप रिफ्रेशमेंट पर्पस के लिए यूज़ करो। किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ खेल कूद लो, थोड़ा सा हैंग आउट कर लिया दोस्तों के साथ, अगर आपके दोस्त पॉजिटिव हैं तो, या फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया। फिर नाइट स्लॉट में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। डिनर से पहले आपको 1.5-2 घंटे रिवीजन में लगाने हैं, जो भी आपने आज पढ़ा है, आज नहीं 2-3 दिन पहले जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको आप रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के लिए द बेस्ट सोर्स, इसके ऊपर हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कैसे आप बेस्ट वे में रिवाइज कर सकते हो ताकि चीज़ें बहुत दिनों तक रिटेन रहें। या तो आप नोट्स देखो, ठीक है, या तो आप क्या करो ना, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ हमने दिए हैं उसको आप देख लो किस तरीके से आंसर्स उसके लिखे हुए हैं। आंसर्स लिखने से, आंसर्स देखने से भी बहुत अच्छी रिवीजन होती है। या तो आप वन शॉट को भी 2x पे, 1.75x पे देख के रिवाइज कर सकते हो। सो दिस इज द सेकंड टिप। तीसरी चीज जो आपको करनी है, ये बहुत कॉमन है, बहुत बच्चे करते हैं, आपको प्रोकास्टिनेट नहीं करना। जब आपको 4-5 दिनों का गैप मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार सर ने कहा है कुल मिला के 3 स्लॉट बनाओ, और 3 स्लॉट में करीब 8 से 9 घंटे की पढ़ाई होने वाली है। सुबह 3 घंटे, दिन में 3 घंटे और 2 घंटे शाम में। तो अगर ये 4 दिनों में कितना पढ़ना है, कोई 30-32 घंटे पढ़ने हैं। तो अगर मैं लास्ट के 2 दिनों में ही 16-16 घंटे पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इलोन मस्क तो करता है 16 घंटे काम, तो मेरा काम हो ही जाएगा। तो अभी के जो शुरुआत के 3 दिन है उसमें मौज कर लेते हैं, ऐश कर लेते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू आर अ ह्यूमन, आप इलोन मस्क नहीं हो, नहीं तो आप भी ट्विटर को $42 बिलियन में खरीद रहे होते। प्रोकास्टिनेशन इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी, इसको आपको बीट करना है। डेली पढ़ाई करनी है, 8-8, 6-6 घंटे ही करो, बट डेली करो, क्योंकि लास्ट के 2 दिनों में आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे एंड अल्टीमेटली आप बिना तैयारी के एग्जाम दे रहोगे। सो किल प्रोकास्टिनेशन। इसके ऊपर भी अगर आप कहोगे तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना सकता हूँ। उसके बाद स्टिक टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है। इसके अलावा आपके पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। अगर आप बहुत सारी रिसोर्सेज पे जाओगे, क्योंकि अभी ना रिसोर्सेज की भरमार आएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई कहेगा इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये नोट्स देख लो। आपने अभी तक जिन टीचर्स को फॉलो किया है, चाहे मुझे किसी को भी किया है, जिनके नोट्स आपको अच्छे लगे हैं, आप उन्हीं के पीछे भागो और उन्हीं की रिसोर्सेज से तैयारी करो, क्योंकि सभी की रिसोर्सेज लगभग सेम होते हैं, सभी लोग एनसीईआरटी बेसिस पे ही पढ़ाते हैं। तो अगर आपको उनसे समझ आता है, स्टिक टू देम ओनली। हर जगह जाने की जरूरत नहीं, हर जगह मुंह मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे आप केवल और केवल डिस्ट्रैक्शन को ही अट्रैक्ट कर रहा हो। इससे नेगेटिविटी आएगी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा और एग्जाम में डायरेक्टली आप जो है बुरा परफॉर्मेंस दोगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज शट योर ईयर्स। ये चीज़ चौथे पॉइंट से जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी ना बहुत सारे बच्चे आपको कहेंगे यार तूने वो टॉपिक नहीं किया है, मैंने इतना कर लिया है, तूने वो नहीं किया। सो यू नीड टू शट देम ऑफ। जो भी आपके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त आजकल जो है कॉम्पिटिटिव इतने हो गए कि अपने दोस्तों को ही नीचे गिराते हैं, तो उन सारे कॉम्पिटिटिव दोस्तों से आपको दूर रह जाना, क्योंकि अभी अगर आप इनसे कनेक्टेड रहोगे दे विल पोर नेगेटिविटी इनटू यू एंड इससे आपकी भी जो तैयारी है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, अवॉइड गेटिंग बर्नआउट। आप डेली डेली 8-9 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 2-3 चीज़ों का तो बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले अपनी डाइट। अपनी डाइट में आप बहुत ही ऑयली खाना ना खाएं, बहुत ही कोलेस्ट्रॉल वाला खाना ना खाएं, क्योंकि इससे क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर होती है, आपको नींद ज़्यादा आएगी और अल्टीमेटली आप थकने लगोगे। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है बर्नआउट ना होने के लिए, कि आपको ना फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी है। आप योगा कर सकते हो, थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो। नहीं आदत है मेडिटेट करने की तो क्या करें, सिंपल बैठ जाएंगे, जो पालथी मार के बैठना होता है, और उसमें आंख बंद करके 10 मिनट ऐसे ही रह लेंगे, जो भी सोचेंगे बट आंख बंद करके। या अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो फिर वेल एंड गुड, कोई बात ही नहीं है। सो दिस यू शुड डू, क्योंकि बर्नआउट अगर हो जाओगे, बहुत लंबा पीरियड, 28-29 दिनों का पीरियड है, अभी तो शुरू हुआ है, ये मार्च के एंड में खत्म होगा। कईयों का जो है, जिनका सोशियोलॉजी है, वो तो अप्रैल में एग्जाम दे रहे होंगे, अप्रैल तक एग्जाम दे रहे होंगे। तो आपको इस पूरे 30 दिनों तक, 32 दिनों तक आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बरकरार रखनी है। सो यू शुड नॉट गेट बर्न आउट ईजिली। उसके बाद अभी जब आप इतनी चीज़ें तैयार कर रहे होगे तो आपके डाउट्स भी बहुत आएंगे, ठीक है। डाउट्स जब आते हैं तो एक ऑप्शन तो ये कि आप ग्रुप डिस्कशन कर लो अपने दोस्तों के साथ बुला के। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रुप डिस्कशन में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मेरे दोस्त मुझे मेरे डाउट्स को सॉल्व करने के बजाय और कंफ्यूज कर देते हैं, सो ब्लेड लर्नर हैज़ कम अप विद अ वेरी नाइस सॉल्यूशन। हमने अपना ऐप लॉन्च किया है,
तो आप सबसे पहले तो उसको डाउनलोड कर लें। आप जब हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन साइन अप करेंगे, उसके बाद आप वहाँ से अपने फेवरेट एजुकेटर, चाहे वो हिस्ट्री का एजुकेटर हो या पोल साइंस के एजुकेटर हो, उनके स्लॉट्स बुक कर सकते हो अपने डाउट सॉल्विंग के लिए। आधे घंटे का स्लॉट होता है, 1 घंटे का स्लॉट होता है, आपने बुक कर लिया। आपके जो भी डाउट्स हैं, CUET से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी चैप्टर का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कोई चैप्टर ही पूरा का पूरा पढ़ना है, तो आप उस स्लॉट को बुक कर दो, ठीक है। देर इज अमाउंट टू पे, एंड उसके बाद आपके एजुकेटर आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ये बेसिकली आप लोगों के लिए ही लॉन्च की गई है, ताकि ये जो डाउट्स इमर्ज होते हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सकें एंड आपको शांत कर सकें। उसके बाद जो 8वीं चीज़ है, मैंने कहा था कि आप लास्ट की 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। अभी आपको क्या करना है, केवल और केवल सॉल्व्ड क्वेश्चंस करने हैं। जब आप मॉक्स भी करो ना, तो आप ऐसे ही मॉक्स करो जिनका सोल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि अगर बिना सॉल्यूशन वाले आप मॉक्स करोगे ना, तो आप चेक नहीं कर पाओगे। किससे चेक कराओगे? हाँ, अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हो, वी कैन चेक द मॉक्स, बट अगर आप नहीं लेते हो तो आप इसको चेक कहाँ करवाओगे? एंड इससे कंफ्यूजन और बढ़ेगा। सो चाहे आप PYQ करो या सैम्पल पेपर करो या कोई भी मॉक करो, उसी मॉक को करो जिसके सॉल्यूशंस आपके सामने अवेलेबल हो, ताकि आप अपने लेवल ऑफ आंसर राइटिंग को चेक कर सको, आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सको। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं एंड जिनसे बहुत कम सवाल आते हैं, या अगर सवाल आते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो चैप्टर 8 करके एक है, पीजेंट जमींदार एंड स्टेट। उसमें क्या है ना, चैप्टर बहुत लेंदी है और थोड़ा सा जो है थियोरेटिकल है, तो लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है। हालांकि मैंने वन शॉट में पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की, बहुत सारे अच्छे फीडबैक भी आए। यू कैन वॉच द वन शॉट अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आता है तो। अगर आप इसको स्किप भी करते हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे अमूमन 8 मार्कर पूछा जाता है, और उसमें भी ऑप्शन आपके सामने होता है। आपको या तो चैप्टर 6 या चैप्टर 7 से कोई और 8 मार्कर का ऑप्शन देगा कि भाई आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो उसको कर लो। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी आप दूसरे सवाल को अटेम्प्ट करके आपके नंबर नहीं कटने वाले। सो ऐसे जो भी चैप्टर्स है जो लेंदी है और लेस रिवॉर्डिंग है, उसको आप अभी के लिए स्किप कर दो। टाइम बचेगा तो करेंगे, अभी नहीं करने, पहली प्रायोरिटी में, पहले फेज में उसको नहीं करना है। एंड द लास्ट थिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक, इस पूरे 10 पॉइंट में, इसकी आपको कॉन्फिडेंट रहना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, उनकी तैयारी बहुत होती है, ठीक है, बट जब एग्जाम में जाते हैं तो उनके अंदर डर है, क्योंकि ये जो बोर्ड की तैयारी होती है ना, इसमें कहा जाता है कि आप जितना भी तैयारी कर लो वो कम ही है, ठीक है, मोर इज लेस, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि हमने जो आंसर लिखा है वो अच्छा नहीं लिखा है, प्रॉपर नहीं लिखा है, इनफ नहीं लिखा, और इस कन्फ्यूजन में जो है वो डिप्रेशन में भी होते हैं, थोड़ा सा अपने से अपसेट भी होते हैं, उनके अपकमिंग एग्जाम्स भी बहुत हैम्पर होते हैं इससे, और एग्जाम में भी पूरी तैयारी होने के बावजूद वो चीज़ें गलत कर देते हैं। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। बोर्ड चाहे 10th का हो या 12th का हो, इसमें सक्सेस का एकमात्र, मुझसे अगर कोई मूल मंत्र पूछे कि भैया मेरी इतनी तैयारी है, मैं इस तैयारी के बेसिस पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई वुड से कि बी कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट कि जो भी सवाल आएगा मेरे से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे से ही होगा और किसी से नहीं होगा, जो भी सवाल आएगा आई एम प्रिपेयर्ड इनफ। अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं भी हूँ तो भी मैं अपने दिमाग में ये डाल रहा हूँ कि जो भी सवाल आएगा मेरे सामने, जो भी इक्वेशन आएगा सॉल्व करने को, आई विल डू इट। इतना मेरा खुद के ऊपर आत्मविश्वास है। और इससे क्या होगा ना, बहुत सारे बच्चों से आप आगे बढ़ जाओगे, नॉट ओनली इन द बोर्ड्स, आप अपने लाइफ में भी। कहा जाता है कि योर कॉन्फिडेंस विल टेक यू टू द लेवल वेयर योर स्किल सेट कैन नॉट। आपका कॉन्फिडेंस आपको वहां तक ले जा सकता है जहां तक आपका स्किल सेट भी नहीं ले जा सकता। सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, नॉट ओनली द बोर्ड्स बट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जब भी आपके सामने चैलेंजेस आए, बी कॉन्फिडेंट, उससे एकदम बोल्डली टकराना है। सो डू दीज 10 थिंग्स एंड मेक श्योर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक जरूर करें। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के कंटेंट्स देखने हैं, CUET से रिलेटेड मदद चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे पास हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के कंटेंट्स हैं, सोशियोलॉजी के भी कंटेंट्स डाल लें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं, मेक श्योर यू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।